नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिक्कों के बारे में सारा कुछ बताया था। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। मिट्टी का जो बना हुआ सिक्का होता है उसको टेराकोटा का सिक्का बोला जाता है। ठीक है। और मौर्य काल का जो सिक्का है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें चांदी के सिक्कों को पड़ बोला जाता था तथा पंचमार्क सिक्कों का यहाँ पे उपयोग होता था। ठीक है। और ये धातु का सिक्का पहला जो धातु का सिक्का था उसको पड़ बोला गया था, सॉरी, पंचमार्क बोला गया था। बाकी शीशे के सिक्कों का प्रयोग जो सबसे पहले सातवाहन वंश ने किया था। और पहली बार सोने के सिक्कों का प्रयोग हिंद यवनों द्वारा किया गया था। शुद्ध सोने के सिक्के को 60 शासकों द्वारा चलाए गए थे। बाकी सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में इनका प्रयोग हुआ था। यहाँ पे उस समय जो शासक था वो स्कंदगुप्त हुआ करता था। बाकी सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त काल में ही चले थे। ठीक है। चांदी के जो सिक्के थे उनका सबसे सर्वप्रथम उपयोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे हुआ था। बाकी और बात करें अगर मयूर शैली का सिक्का, वो इसका समुद्रगुप्त के समय प्रचलित हुआ था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में प्रचलित हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय प्रचलित हुआ था। रुपया, दाम तथा सोने की असरफी, ये तीनों शेषासुरी के समय प्रचलित हुए थे। बाकी अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पत्थरों को खोद कर उनके ऊपर कुछ भी लिखना, ये अभिलेख कहलाता है बेसिकली। और अभिलेख बेसिकली दो टाइप के होते हैं, शिलालेख तथा स्तंभलेख। जो पत्थरों पे लिखा जाता है, छोटे छोटे पत्थरों पे, उसको शिलालेख बोला गया था। जो लंबे आकार में लंबे पत्थर या बड़े पत्थर हुआ करते थे उनको स्तंभलेख बोला गया था। ठीक है। मैंने आपको प्रमुख अभिलेख बताए थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था अभिलेखों का जो सर्वप्रथम कह सकते हैं प्रारंभ जो किया था वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। और जो पहला अभिलेख है वो तुर्की या एशिया माइनर में मिला है, जो कि जगह का नाम है बोगजगोई। ठीक है। हालांकि आपसे जगह पूछी नहीं जाएगी, बस एरिया पूछा जा सकता है, जहाँ पे आप या तो तुर्की लिखा हुआ होगा या फिर एशिया माइनर। ठीक है। ये हो गया पहला अभिलेख। और कहाँ पे इसका प्रारंभ किया था? ईरान के शासक डेरियस ने। ठीक है। वहीं अब बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की, जो कि मोस्टली कह सकते हैं सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। जो कि मैंने आपको बताया था कलिंग में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है। उस समय वर्तमान का उड़ीसा है, लेकिन उस समय उसका जो नाम था वो कलिंग हुआ करता था। वहाँ के जो शासक थे खारवेल राजा थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और उसमें उन्होंने कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी दी, जो कि गंगवंश से संबंधित है। दूसरा अभिलेख है ऐहोर अभिलेख, जो कि राजस्थान में स्थित है। जो पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच की जो वार्तालाप थी या जो भी समय कालखंड रहा होगा उसके विषय की चर्चा है। तीसरा आ जाता है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन ने बनवाया था। मैंने आपको बताया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जहाँ पे उसने सुदर्शन झील की चर्चा की थी। इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था तथा इसका पुनर्निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके बाद में इसका निर्माण था वो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। चौथा आ जाता है प्रयाग अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। पांचवा आ जाता है भीतरी अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जहाँ पे स्कंदगुप्त तथा हूणों के बीच के जो कालखंड है उसकी चर्चा है। छठा आ जाता है बिहार अभिलेख, जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, जहाँ पे समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। सातवां आ जाता है देवपाड़ा अभिलेख, जो कि वर्तमान के बांग्लादेश में स्थित है, जो कि सेन वंश के शासक विजयसेन द्वारा निर्मित करवाया गया था। आठवां आ जाता है ग्वालियर अभिलेख, जो कि परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित है। तथा नौवां आ जाता है मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि मालवा शासक के यशो बर्मन का है। तो जो बेसिकली अभिलेख थे वो मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं बात करता हूँ स्तंभ लेखों की। ठीक है। स्तंभ लेखों में ये मैंने आपको बताया था स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, इस वजह से इनको स्तंभ लेख बोला गया है। और पहला स्तंभ लेख आ जाता है हमारा मेहरौली का स्तंभ लेख, जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है, जहाँ पे मेहरौली का एक स्तंभ है, लौह स्तंभ है, जिसपे मतलब लोहे का होते हुए भी उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। अर्थात इसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला हुआ था जिस वजह से इसके लोहे पे जंग नहीं लगी है। तो पहला हो जाता है मेहरौली का स्तंभ अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। दूसरा आ जाता है मथुरा अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। और ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का ही है। और इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो सहिष्णुता है उसकी चर्चा की गई है। बाकी तीसरा आ जाता है एरड़ अभिलेख। तो एरड़ अभिलेख, एरड़ मध्य प्रदेश में, ये भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है। चौथा आ जाता है बौद्ध स्तंभ अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये वासुदेव का है तथा इसमें शुंग वंश की चर्चा है। पांचवा आ जाता है आपका हेरियोडोरस या गरुड़ ध्वज अभिलेख या स्तंभ लेख। ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसमें भरत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है। ये बेसिकली पांच स्तंभ लेख हैं, मेहरौली, मथुरा, एरड़, बौद्ध तथा हेरियोडोरस। मेहरौली में स्थित है,
जहाँ पे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जहाँ पे अभी तक जंग नहीं लगा है, जिसके जिसके जो कह सकते हैं एक स्तंभ में, लौह स्तंभ में मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का ही है, जहाँ पर इसके शासनकाल में सहिष्णुता की चर्चा की गई है। एरड़ स्तंभ लेख है जो कि भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है। बौद्ध स्तंभ लेख जो कि बस वासुदेव का है जो था, ये शुंग वंश की चर्चा है इसमें। और हेरियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख जो कि मध्य प्रदेश में, इसमें भाग भरत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है, बेसिकली स्तंभ लेख हो गए। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो हेरोडोटस नाम का एक विदेशी यात्री था, ठीक है। और हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका है, ठीक है। बेसिकली इसको आप ध्यान रखेंगे। अब वहीं बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी कह सकते हैं ग्रीक यात्री था, जो जिसके जो कह सकते हैं जिसकी बुक है या पुस्तक है वो इंडिका नामक पुस्तक है इसकी। और पेरी पेरीप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, ये एक काफ़ी फेमस पुस्तक है, लेकिन इसके जो राइटर हैं या जो इसका लेखक है उसने पुस्तक के अंत में अपना नाम नहीं लिखा है, बस एक अज्ञात वर्ड छोड़ दिया। इस वजह से इस पुस्तक का अभी तक कोई मतलब कि राइटर का पता नहीं चल पाया, लेखक का पता नहीं चला है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वहीं बात करें टालमी। टालमी एक काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिन्होंने एक जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी है। बाकी प्लिनी प्लिनी जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका उन्होंने नाम दिया है नेचुरल हिस्टोरी का, ठीक है। वहीं बात करें अलबरूनी की, तो इन्होंने किताबों हिंद या तहरीक हिंद पुस्तक लिखी है। और मार्को पोलो, ये चीनी यात्री था मार्को पोलो, ठीक है। और वहीं फाइयान की बात करें तो फाइयान भी चीनी यात्री था। वेनसांग की बात करें तो वेनसांग भी चीनी यात्री था। बस मार्को पोलो का शासन का या मार्को पोलो जो आया था वो अलग समय कालखंड में आया था। फाइयान अलग कालखंड में आया था और वेनसांग अलग कालखंड में आया था। फाइयान द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है फोक्यू की। और यहाँ से आप देख सकते हैं फोक्यू की, ठीक है। तथा जो वेनसांग द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है सी क्यू की। तो वेनसांग सी क्यू की, फाइयान फो क्यू की। आपको क्यू की याद रखना है, बाकी फाइयान का फो क्यू की, वेनसांग का सी क्यू की, ठीक है। और जो फाइयान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था, और जो वेनसांग था वो हर्षवर्धन के जो जिस समय हर्षवर्धन का कालखंड था उस समय ये इंडिया आया था, ठीक है। अब वही बात करें फाइयान की, फाइयान लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। और इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है फोक्यू की। और यह पुस्तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, मैंने आपको बता ही दिया है। और इस पुस्तक में ये चर्चा है कि उस समय के भवन तथा कौड़ियों की चर्चा है। इसकी जो पुस्तक है उसमें उस समय के जो बिल्डिंगें तथा जो उस समय की मुद्रा रही होगी, शायद कौड़ियों की मुद्रा रही होगी, तो उसकी चर्चा इसने अपनी पुस्तक में की है। उसकी पुस्तक को आपको ध्यान रखना है, फाइयान द्वारा लिखी गई पुस्तक फोक्यू की। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो जब वो राजा थे तो उस समय ये भारत आया था, ठीक है। वही बात करें एक दूसरा यात्री था सुंग चुन। इसका इसका हालांकि आपने सुना नहीं होगा, परंतु ये लगभग 512 ईस्वी में भारत आया था और ये भी एक चीनी यात्री था। यह बंगाल में बौ यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सुंगचुन, ये बंगाल की एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ है। इसके बारे में चर्चा मिलती है कि ये भी यहाँ पे आया था। वहीं बात करते हैं अगर वेनसांग की, तो वेनसांग लगभग 629 ईस्वी में भारत आया था। और तथा इसके द्वारा लिखी पुस्तक मैंने आपको बता दी, वेनसांग सी क्यू की, फाइयान फो क्यू की, ठीक है। और वेनसांग के बारे में आप सभी को पता होगा, ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। अध्ययन यानी कि यही ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था, और उसके बाद में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर भी बन गया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाया भी था, ठीक है। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यात्रियों इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, इवन बतूता, फाइयान और वेनसांग तथा मार्को पोलो। तो आपको ध्यान रखना है जो वेनसांग है इसको यात्रियों का राजकुमार बोला गया। वहीं अगला व्यक्ति आ जाता है इत्सिंग। इत्सिंग लगभग 673 ईस्वी में भारत आया था और ये भी चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के काफी प्रसिद्ध ग्रंथी है या फिर कह सकते हैं पुस्तक है, उनको त्रिपिटक बोला गया है। और यह त्रिपिटक की लगभग 400 फोटो कॉपी करवा के अपने साथ ले गया था, ठीक है। इत्सिंग, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये आएगा इत्सिंग से संबंधित कि निम्न में से कौन सा यात्री था या कौन सा व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की कई प्रतियां अपने साथ में लेके गया था। तो ध्यान रखिएगा इत्सिंग जो यात्री था या इत्सिंग जो व्यक्ति था,
चीनी यात्री था और ये त्रिपिटक की लगभग 400 फोटो कॉपी करवा के अपने साथ ले गया था। देखिए उस समय फोटो कॉपी की मशीन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, वो हैंड रिटन फोटो कॉपी थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फाइयान वेनसोंग इत्सिंग, ठीक है। अगला यात्री आ जाता है इवन बतूता। तो इवन बतूता बेसिकली मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को, ठीक है, जो कि अफ्रीकी कंट्री थी और मोरक्को का रहने वाला था तथा लगभग ये 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम रहला है। आपको इसकी पुस्तक ध्यान रखनी है, बेसिकली इवन बतूता की पुस्तक है वो कौन सी है और ये कहाँ का निवासी था। ये बेसिकली मोरक्को का निवासी था और ये किसके दरबार में आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। मतलब इब्न बतूता तुगलक, इब्न बतूता तुगलक और ये मोरक्को का रहने वाला था और इसकी पुस्तक का नाम रहला है, ठीक है। और अगला हमारा यात्री हो जाता है अब्दुल रज्जाक। तो यह बेसिकली फारस का रहने वाला था तथा ये विजयनगर जो साम्राज्य था कृष्णदेवराय जी का, तो विजयनगर के शासनकाल में या विजयनगर साम्राज्य में ये आया था तथा इसकी पुस्तक का नाम मतला ए साहेन है, ठीक है। काफी ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये आपने शायद सुना भी नहीं होगा। तो अब्दुल अब्दुल रज्जाक बेसिकली फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में ये भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम मतला ए साहेन है तथा यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक है, हो गया। तो ये कुछ हमारे बेसिकली बेसिक यात्री थे जो कि इससे संबंधित थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था विदेशी यात्रियों से संबंधित जो इतिहास है उसके बारे में आज मैंने आपको चर्चा की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है तथा पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी ये अज्ञात द्वारा लिखी गई है। अज्ञात यानी कि इसके जो राइटर है उसका पता नहीं चला है। बाकी बात कर रहे हैं अगर टालमी की, तो टालमी ने ज्योग्राफिका लिखी है, ये आपको याद करना पड़ेगा चाहे आप कैसे भी याद करें। बाकी प्लेनी प्लेनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी है। मार्को पोलो ये चीनी यात्री था, इसके द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। फाइयान फोक्यो की तथा वेनसांग सीक्यू की। फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था तथा वेनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था। फाइयान लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था तथा इसने फोक्यूकी नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और उस समय भवन तथा कौड़ियों की चर्चा की गई है। सुंग सुंग चुन ये बंगाल के बोस में लिखा गया 512। हालांकि ये इतना इंपोर्टेंट नहीं होता। बाकी बात करते हैं वेनसोंग की। तो वेनसोंग सी क्योंकि इसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का भी कार्य किया था। अगला व्यक्ति आ जाता है इत्सिंग जो कि 673 ईस्वी में भारत आया था तथा ये चीनी यात्री था। ये अपने साथ में त्रिपिटक बौद्ध धर्म के काफी प्रसिद्ध पुस्तक है त्रिपिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक की लगभग 400 फोटो कॉपी करवा के अपने साथ में ले गया था। अगला आ जाता है इब्न बतूता। ये मोरक्को का रहने वाला था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम रहला है। लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये आया था। अगला जो व्यक्ति है या अगला जो यात्री है वो हो जाता है अब्दुल रज्जाक। तो यह बेसिकली फारस का रहने वाला था। विजयनगर साम्राज्य था उसमें ये आया था। उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे कृष्णदेव राय तथा अब्दुल रज्जाक की जो लिखी हुई पुस्तक है वो है मतला ए साहेन। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी बेसिकली तो आपको याद हो ही गया होगा। बस एक जो अब्दुल रज्जाक है ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, इस वजह से इसको याद करने में आपको परेशानी हो सकती है, बट आपको याद करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज करें, ये फारस का रहने वाला था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक का नाम मतला ए साहेन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेसिक यहाँ तक का। अब कल हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, जिसमें धार्मिक स्रोत हैं तथा गैर धार्मिक स्रोत हैं। मैंने आपको इसके बारे में बेसिकली बता दिया। धार्मिक में वो जो सनातन संस्कृति से संबंधित है और गैर धार्मिक जो सनातन संस्कृति से संबंधित नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।